नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 हमारी दुनिया इकाई 6 एशिया महादेश के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। उसके बाद चौथे भाग में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि अध्याय बहुत ही बड़ा है। आप लोग सभी विषय की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग देखते हैं एशिया महादेश के बारे में। एशिया महादेश के बारे में हम लोग समझते हैं। सर्वप्रथम महादेश किसे कहते हैं, महादेश क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो महादेश वह विशालतम भूभाग जहां विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती है, महादेश कहलाता है। वह विशालतम भूभाग जहां विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती है, महादेश कहलाता है। सामान्यतः कई देशों को मिलाकर एक महादेश का निर्माण होता है, यानी कि महादेश के अंतर्गत कई देश होते हैं। आज हम लोग एशिया महादेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एशिया महादेश में ही हमारा देश स्थित है, यानी कि हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। आप लोग भली भांति जानते होइएगा कि महादेश कितने हैं। तो महादेशों की संख्या 7 है, जिसमें एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महादेश हैं। आप लोग फिर से सुन लें, महादेशों की संख्या 7 है। एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इस 7 महादेश में हम लोग के महादेश का नाम एशिया है। एशिया जो है सो विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। इस महादेश में विश्व की सर्वाधिक आबादी रहती है। सर्वाधिक आबादी वाला महादेश एशिया महादेश है। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। एशिया महादेश पूरे पृथ्वी का लगभग 30% हिस्से पर एशिया महादेश का विस्तार है। विश्व की आबादी का 60% केवल एशिया महादेश में निवास करती है, यानी कि एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। इस महादेश में सर्वाधिक आबादी रहती है। पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग पूरा स्थल भाग जितना है उसका 30% हिस्सा जो है एशिया महादेश में ही है। और इस 30% भूभाग पर जो आबादी है वह 60% जनसंख्या, यानी कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका 60% भाग जो है सो एशिया महादेश में ही निवास करती है। अब हम लोग एशिया महादेश के चौहद्दी के बारे में देखेंगे। चौहद्दी का अर्थ होता है उसके चारों ओर क्या है। तो एशिया महादेश को हम लोग नक्शा पर देखते हैं। ये भाग जो है सो एशिया महादेश का है। ये पूरा एशिया महादेश का है, ठीक है। तो एशिया महादेश के उत्तर में क्या है, एशिया महादेश के दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। तो एशिया महादेश के ये मैप पर आप देखिएगा तो ऊपर सबसे उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये दाएं साइड पूरब और बाएं साइड पश्चिम है। तो एशिया महादेश के ये पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग एशिया महादेश का है। तो एशिया महादेश के पूरब में प्रशांत महासागर है। एशिया महादेश के पूरब में क्या है, प्रशांत महासागर है। पश्चिम में ये यूरोप वाला भाग है, पश्चिम में यूरोप है और ये अफ्रीका है। पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका है महादेश है। दक्षिण में हिंद महासागर है। ये देखिए दक्षिण वाला भाग है, ये दक्षिण में हिंद महासागर है।
और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ये उत्तर में आर्कटिक महासागर है। तो एशिया महादेश के बारे में अगर देखेंगे, एशिया महादेश के चौहद्दी को हम लोग देखेंगे तो एशिया महादेश के पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूरोप, ये यूरोप वाला बेल्ट है। पश्चिम में जो है सो यूरोप है और अफ्रीका है, महादेश है। दक्षिण में देखिएगा तो दक्षिण में ये हिंद महासागर है और उत्तर में ये आर्कटिक महासागर है। तो ये इसका चौहद्दी हो गया। इसके बारे में कुछ और हम लोग देखते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका महादेश को अलग करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है सो लाल सागर का क्षेत्र है और यहाँ पर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है ये लाल सागर और ये भूमध्य सागर। यहाँ पर जो है सो जोड़ने वाला स्वेज नहर है। ये है भूमध्य सागर, ये है लाल सागर और ये है स्वेज नहर। तो ये अफ्रीका महादेश है। तो ये लाल सागर और स्वेज नहर जो है सो अफ्रीका महादेश को एशिया से अलग करता है। यूरोप को प्रधानतः यूराल पर्वत जो है वो अलग करता है। देखिए, ये यूराल पर्वत है, इधर यूरोप हो गया, इधर एशिया वाला भाग हो गया। तो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करने वाला है। इसके बाद अनेक जल संधियां हैं जो इसको अलग करती है। अब एशिया महादेश को हम लोग अगर इसको ग्लोब मान लें तो ग्लोब पर देखेंगे तो एशिया महादेश का जो विस्तार है वह 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। इस पर देखिएगा, ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा देखिएगा तो इस पर 10 डिग्री से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक जो है सो यह फैला हुआ। यह इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। अक्षांश और देशांतर के बारे में आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एशिया महादेश जो है सो विशाल भूभाग क्षेत्र में फैला हुआ। देखिएगा, ये पूरा एशिया महादेश का ये क्षेत्र है। यह विशाल भूभाग में फैला हुआ, यानी कि पूरे स्थल भाग का लगभग 30% हिस्से पर है। तो विशाल भूभाग में होने के कारण, एशिया महादेश का आकार विशालकाय होने के कारण यहाँ भौतिक और जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती है। यहाँ पर जो है सो विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। चूँकि बहुत विशाल एरिया में फैला हुआ, विशाल क्षेत्र में फैला हुआ, जिसके कारण एशिया महादेश की जलवायु में विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी कि कहीं पर सर्वाधिक ठंड पाया जाता है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा पाई जाती है, कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पर वर्षा कम होती है, कहीं पर वर्षा नहीं के बराबर होती है, कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र है। यानी कि जलवायु में काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती है और इसका प्रमुख कारण जो है सो इसकी विशालता है। दूसरा, जलवायु में विभिन्नता के कारण यहाँ पर जो है सो सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है। यानी कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के लोगों का रहन सहन, खान पान इत्यादि देखने को अलग अलग मिलता है। तो जिसके कारण, विशालता के कारण जो है सो यहाँ पर जो है सो सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। अब एशिया का अगर आप तट को देखेंगे तो काफ़ी कटा छटा है। देखिए, एशिया महादेश के हम लोग देखें तो ये काफ़ी कटा छटा क्षेत्र है। यहाँ महासागरीय जल विभिन्न स्थल के भाग में बहुत अंदर तक घुस गए हैं। यहाँ देखें अंदर तक घुस गया, जिसके कारण जो है सो यहाँ पर कई प्रायद्वीपों का निर्माण हुआ। प्रायद्वीप अब किसको कहते हैं? प्रायद्वीप जान लें, आप लोग इसको लिख भी लें। प्रायद्वीप कहते हैं वह स्थलखंड या स्थलखंड का वह भाग जिसके तीनों ओर से जल हो। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है। भारत को अगर हम लोग देखें तो भारत के पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। तो यह एक प्रायद्वीप हो गया। इसी प्रकार जो है सो अनेक प्रायद्वीप हैं एशिया महादेश में। जैसे अरब प्रायद्वीप, ये वाला क्षेत्र देखें, भारतीय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप, हिंद चीन का क्षेत्र,
कमचटका प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप। तो इस प्रकार से जो है सो एशिया महादेश में अनेक प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीप आप लोग समझ गए, प्रायद्वीप किसको कहेंगे? जिस स्थल के 3 ओर से जल घिरा हुआ हो, स्थलखंड का वह क्षेत्र जिसके 3 ओर जल हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। 3 ओर जल जिसको घेरे हुए रहता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप में जो है सो कई प्रायद्वीपों का निर्माण है, कई प्रायद्वीप हैं, जिसमें भारतीय प्रायद्वीप जो प्रमुख है। इसके बाद अरब प्रायद्वीप हो गया, मलय प्रायद्वीप हो गया, हिंद चीन कमचटका प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप। ये मैप पर आप सब प्रायद्वीप को देख के लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ है यह जान सकते हैं। उसके बाद जो है एशिया महाद्वीप में अनेक द्वीप हैं, जैसे इंडोनेशिया का द्वीप हो गया, यहाँ पर देखेंगे आप, इंडोनेशिया का द्वीप हो गया। उसके बाद फिलीपींस हो गया, जापान का हो गया, ये जापान का। उसके बाद ताइवान, श्रीलंका आदि बड़े बड़े द्वीप हैं। अब द्वीप किसको कहते हैं? दोनों में अंतर समझ लें, प्रायद्वीप और द्वीप। प्रायद्वीप होता है जिसमें 3 ओर से क्या होते हैं? जल होता है, और द्वीप में चारों तरफ से जल घिरा हुआ रहता है और बीच में टापू जैसा होता है। जैसे श्रीलंका को देखेंगे तो ये श्रीलंका है। श्रीलंका के चारों ओर से क्या है? जल है, और बीच में एक टापू जैसा है, तो यह इसको द्वीप कहेंगे। द्वीप किसको कहेंगे? जिसके चारों ओर से जल हो। इस मैप पर बड़ा में देखें, ये श्रीलंका है, इसके चारों ओर से क्या है? जल है। उसी प्रकार ये इंडोनेशिया को देखें तो इसके चारों ओर जो है सो क्या है? द्वीप है, और चारों ओर से जल है और बीच में यह स्थलखंड है। तो द्वीप उसको कहते हैं जिसके चारों ओर जल हो, द्वीप कहलाता है। और प्रायद्वीप जिसमें 3 ओर से जल हो। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एशिया महाद्वीप की भी जो है सो स्थल खंड में प्राकृतिक बनावट में भी काफ़ी विविधता पाई जाती है। क्या होता है? काफ़ी विविधता पाई जाती है। यहाँ पर जो है सो पहाड़, पठार, मैदान सभी मिलते हैं। यानी कि एशिया महाद्वीप में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है सो पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है। एशिया के मध्यवर्ती हिस्से में मोरदार पर्वतों की विशाल श्रृंखला पाई जाती है। ये श्रृंखला जो है सो पामीर के पठार से विभिन्न दिशाओं में फैली हुई है। अगर इसके पश्चिम भाग दक्षिण पश्चिम एशिया के पहाड़ों की श्रृंखला है। यहाँ अर्मीनिया की घाट महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पामीर की घाट से दक्षिण पूर्व हिस्से में हिमालय पर्वतमाला है। ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है सो हिमालय पर्वतमाला इस मैप में यहाँ पर देखें, ये पामीर का घाट है, और इसके बाद ये हिमालय पर्वतमाला है। पामीर की गांठ ये हो गया, यहाँ से ये हिमालय पर्वतमाला है। यह जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश होते हुए बर्मा तक निकल गया है, ये हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्र। तो भारत में जो है सो विशाल पर्वत हिमालय पर्वतमाला है, जिसकी सर्वोच्च ऊंचाई यानी कि जिसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई जो है सो 8,848 मीटर है। इसको हम लोग इसकी ऊंचाई का नाम यानी कि हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर है। यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है सो 8,848 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी। आप याद रखेंगे, कोई पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के बीच तिब्बत का पठार है। मैप पर देखेंगे तो ये भी, इसे संसार की छत कहते हैं। हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के बीच तिब्बत का पठार है, इसे संसार का क्या कहते हैं? छत कहते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसको क्या कहते हैं? संसार की छत कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं नदियों। तो दक्षिण भाग जो है सो
पृथ्वी के एशिया के दक्षिण भाग में उपजाऊ नदियों के मैदान पाए जाते हैं। इसमें उत्तरी भारत का विशाल मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उपजाऊ नदियों का मैदान है, इसमें उत्तरी भारत का विशाल मैदान है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। और यह जो है सो भारत का विशाल मैदान है। यह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से इसका निर्माण हुआ है। यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। इसी तरह अन्य देशों में भी देखेंगे, एशिया महादेश जैसे चीन में हांगहो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से उत्तरी चीन के मैदान का निर्माण हुआ है। एशिया में इराक का मैदान दजला और फुरात नदियों का दोआब पाया जाता है। एशिया पश्चिमी इराक का मैदान जो है सो दजला और फुरात की नदियों के दोआब में पाया जाता है। अब दोआब किसको कहते हैं? दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि वाले क्षेत्र जो है सो दोआब कहते हैं। तो एशिया में जो है सो विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ, जिसमें भारत का गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदियों से लाई गई मिट्टियों से विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। इसी तरह चीन में जो है सो हांगहो नदी के द्वारा लाई गई मिट्टियों से, इसी तरह इराक में जो है सो दजला और फुरात नदियों के बीच में जो है सो मैदानी भाग का विकास हुआ। इसी तरह जो है सो विश्व के अनेक क्षेत्रों में मैदानी भागों का निर्माण हुआ। तो ये इसका एशिया महादेश का भौतिक बनावट हो गया। अगले दिन हम लोग इस पाठ में जलवायु वनस्पति को पढ़ेंगे और इसकी सांस्कृतिक विविधता को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो इसको हम लोग 3 खंडों में बांट के पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने एशिया महादेश के बारे में पढ़ा, इसके चौहद्दी के बारे में पढ़ा, इसकी विशालता के बारे में पढ़ा, इसकी मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। अगले अध्याय में हम लोग इसके जलवायु को पढ़ेंगे, जनसंख्या को देखेंगे और इसकी सांस्कृतिक विविधता को देखेंगे। धन्यवाद।